अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज का रोज़ा भी यकीनन ज़िक्र इलाही के साथ बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 23 रमज़ानुल मुबारक है और जुमे का बाबरकत दिन भी है, आखिरी अशरा चल रहा है, ताक रातें भी हैं, यानी बहुत ही ख़ूबसूरत मौका है। अगर ये कहें कि रहमतें ही रहमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं, यानी अता करने वाला, देने वाला बस हमें नवाजे जा रहा है। अब करना हमें ये है कि किस तरह से हम उसकी जो रहमतें हैं वो अपने दामन में समेट सकते हैं, ये हम पर है। तो दुआ करें और इस आजिज़ी के साथ और इस इनकिसारी के साथ दुआ करें कि आपकी दुआ जो है वो बारगाह इलाही में कबूल हो जाए। और यहाँ पर ये बात भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ताक रातों में पाकिस्तान को ख़ुसूसन अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह से लोग परेशान हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है और जिस तरह की महंगाई है, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे और पाकिस्तानियों पर और पाकिस्तान पर अपना करम नाजिल फ़रमाए। और साथ साथ ये भी कि जहाँ पर भी मुसलमान जो हैं, जो अपने हक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, ख़ुसूसन अगर हम क़िबला अव्वल की बात करें, जिस तरह से फ़लस्तीन में लोग परेशान हैं और जिस तरह से वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर भी अपना ख़ास करम फ़रमाए। तो जनाब बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। आज का हमारा मौजू है औलाद की तरबियत और इसके तकाज़े। बेशक औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हर नेमत का कोई ना कोई तकाज़ा होता है, और औलाद जैसी हसीन नेमत का तकाज़ा ये है कि उसकी तरबियत जो है बहुत अच्छी तरह की जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा ये है कि वो इसकी अच्छी तरबियत करे। और ये कहते हैं ना कि जैसा आप बोएंगे वही आप काटेंगे, यानी आप जिस तरह से अपने बच्चों को परवान चढ़ाएंगे, जो चीज़ें उन्हें सिखाएंगे, जो बातें उन्हें बताएंगे, आपका बेटा भी वही चीज़ें डिलीवर करेगा। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करें, क्या तकाज़े होने चाहिए और दीन इस्लाम क्या हुक्म देता है, ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से। इस हवाले से डिटेल में बात होगी, उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का, और आज इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ कादिर, जिनका ताल्लुक़ है अवारी टावर होटल से। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ कादिर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? शेफ़ कादिर कैसे हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है 23वें रोज़े की अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी तेज़ी से जो है देखा हमने, दोनों अशरे जो हैं वो गुज़र गए और अब हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ चिकन कुल्फ़ी है, हनी गिलेस चाइनीज़ चिकन कुल्फ़ी। अच्छा, तो ये क्या बनाने जा रहे हैं आज हम? हनी गिलेस चिकन कुल्फ़ी है चाइनीज़। अच्छा। जी। अच्छा, कुल्फ़ी बनाने जा रहे हैं, चिकन कुल्फ़ी पहली बार मैं देख रही हूँ, क्योंकि हमेशा हमने अगर कुल्फ़ी खाई है तो वो स्वीट डिज़र्ट के तौर पे खाई है। तो आज एक डिफरेंट सी रेसिपी है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे जो इसमें मिलाएंगे? मेरे पास चिकन विंग्स है जी, फ्लोर है, हनी है, सोल्ट है, पेपर है, पार्सली है और एग्स हैं और टमाटो केचप है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने मौजूद हैं। किस तरह से ये मज़ेदार सी हनी ग्लेज़ कुल्फ़ी जो है वो बनाएंगे? सबसे पहले मैं फ्लोर बनाऊंगा, इसका बैटर। वन एक्स लिया है मैंने ये। अच्छा, ये मैदा लिया है शेफ़ आपने? जी जी, मैदा लिया है। ठीक। और ये सोल्ट लिया है, ब्लैक पेपर है। और ये वाइट फ्लोर की क्वांटिटी कितनी ली है आपने? ये मैंने लिए 70 से 80 ग्राम की है। और ये पार्सली है, चॉप पार्सली। जी, हमने मैदा लिया है तकरीबन 70 से 80 ग्राम। उसमें एक अंडा आपने ऐड किया है, उसके बाद आपने सॉल्ट ऐड किया है? सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद हमने पार्सले ऐड की है, तकरीबन थोड़ा सा वाटर भी डाल दें। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी मिला रहे हैं। ये इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा, बैटर।
इसका बैटर तैयार हो गया। अब हम देंगे मिक्स कीमे पे। ये कीमा लिया हमने, ये चिकन का हमने कीमा लिया है तकरीबन 200 ग्राम। जी जी। इसके हम पार्सली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी। फोक से जितना हो सका हो कर लिया। अब ये हम इसको अपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और शेफ कादिर, जितनी अच्छी मैरिनेशन हाथ से होती है वो किसी जी जी भी चमचे या फोक से नहीं होती। तो आप इसको अच्छे से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स कर रहे हैं। ये देखिएगा। अच्छा शेफ कादिर, इसमें हमने कुछ ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ही लाइट हमने सॉल्ट एंड पेपर का यूज़ किया और पार्सले का यूज़ किया। ये रेसिपी चाइना की है, चाइनीज़ कुल्फ़ी है। आप लोगों ने शामी कबाब तो काफ़ी लोग खाएं, काफ़ी चीज़ें खाई हैं, पकौड़े भी खाएं। ये एक नई चीज़ आई है। इसका शेप भी उल्टी की तरह लोगों ने मेरे ख्याल है इससे पहले ये जो चिकन कुल्फ़ी कभी नहीं खाई होगी। तो आज हम आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं शेफ कादिर। ये देखिएगा, ये बम्बू स्टिक है, स्टिक, ताकि आपको एक शेप बना के दिखा दूं। ये देखिएगा, ये तैयार हो गया आपके सामने। अच्छा शेफ कादिर, इस तरह के चिकन स्टिक हम पहले खाते रहते हैं, तो ये इससे किस तरह से डिफरेंट है? ये डिफरेंट यूँ है कि ये तो फ्राइड है। एक नई स्टाइल में हम फ्राइड करके इसको बैटर के साथ डिप करेंगे और ऊपर से टॉप सॉस डालेंगे, जैसे हम लोग कुल्फियों के साथ खोए का सॉस डालते हैं। तो ऐसे ही हम हनी डालेंगे ऊपर से। जो चिकन स्टिक शेफ हम वैसे यूजुअली खाते हैं, उसमें चिकन की बोटियाँ होती हैं। इस फॉर्म में मेरे ख्याल है हम लोगों ने नहीं ट्राई किया है, तो ये डिफरेंट रेसिपी है। ये देखें, हाथ की मदद से इसको जैसे सीख कबाब की तरह लगाते हैं ये। अच्छा शेफ, ये आप तो बड़े आराम से बना रहे हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। जो आम लोग, अक्सर हम लोग इस तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं तो ये टूट बड़ी जल्दी जाती है। तो इसके लिए कोई ऐसी टिप हमें देना चाहेंगे, ख़ासतौर पे ख़वातीन जो देख रही हैं, कि ये टूटे ना? हाँ। इसके समय हमने फ्रेश कीमा हम जब निकालते हैं मशीन से, उसके बाद हमने अगर से हम कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं और चने का पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, तो वो टूटे ना। ठीक है, यानी कि आप कॉर्नफ्लावर और चने का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका ये जो मैदे में स्टिक है वो टूटे ना। और ये मैदे में इस तरह फ्लोर में थोड़ा सा डिप कर लेंगे, उसके बाद मैदे में लाके हम फ्राई करेंगे। सही। और ये जो आपने पेस्ट बनाया था जिसमें आपने, इसके बाद इसमें डिप करेंगे? इसके बाद डिप करके इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई जी। अब हम करने जा रहे हैं अपनी कुल्फियों को फ्राई। ये बैटर इसको जी, जब तक हम अपनी कुल्फ़ी को फ्राई करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। शेफ़ कादिर हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम अवारी होटल और बड़े मज़ेदार सी चिकन की कुल्फ़ी की रेसिपी ये लेकर आए हैं। और ब्रेक में हमने क्या किया कि जितनी भी चिकन की कुल्फ़ी, चिकन का कीमा था उसको स्टिक पर हमने लगा दिया है, मतलब कुल्फ़ी की फॉर्म जो है उसको दे दी है। तो आगे हम क्या करने वाले हैं शेफ़? मैम ये फ्लोर लगा रहे हैं थोड़ा सा डस्ट इसकी तरह, ताकि अब इसके साथ ये बैटर हमने जो बनाया था, ये देखिएगा जी, बैटर यानी कि
जिसे कुल्फ़ी का कहते हैं खोया। ये हल्का सा डिप कर लेना, ये देखिएगा इस तरह लगा के। कोटिंग चलाना इसके ऊपर लाजमी है ताकि कीमा निकले ना इसका मीट, और इसको हल्की से आंच पे आप इसको पलट भी सकते हैं। जो है इसमें आगे, क्योंकि हमने इसमें एग भी लिया है और पार्सले भी ऐड किया है, और मैदा हमने इसमें इसकी जो कोटिंग कर रहे हैं वो मैदा, अंडा और थोड़ा सा हमने इसमें सॉल्ट एंड पेपर लिया है और पार्सले लिया है। ये देखिएगा अच्छा शेफ, अगर हम इसको कीमा इस फॉर्म में बना के इसको फ्राई कर लेते और एंड पे स्टिक लगा देते तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता, नामुमकिन है। फिर मेरे वो ख्याल स्टिक उसको पकड़ेगी नहीं ना। ये देखिए अब ये खड़ा हुआ है, पूरा निकल नहीं रहा है। इसमें अच्छे से फिक्स हो गई है जो स्टिक है, तो बेहतर है कि आप इसको पहले ही लगाएं। जी, तो चिकन कुल्फ़ी हमारी हो रही है फ्राई, और आप लोगों को मैं एक बार फिर से इंग्रेडिएंट्स बता दूं, क्योंकि बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी है चिकन कुल्फ़ी की। इसके लिए हमने लिया है चिकन का कीमा 200 ग्राम, ब्लैक पेपर लिया है हमने 10 ग्राम, और पार्सले लिया है 20 ग्राम, सॉल्ट लिया है हस्ब ज़रूरत जितना आप डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है, और उसके साथ हमने हनी ली है 200 ग्राम, और मैदा लिया है 150 ग्राम, और एग का हमने इसमें इस्तेमाल किया। बहुत आसान सा कि पहले आपने जो इसका पेस्ट बनाया है, जिसको आप बैटर कह सकते हैं, उसके लिए हमने सिर्फ मैदा लिया और उसमें एक अंडा ऐड किया और सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया, और उसके साथ हमने पार्सले ऐड किया 2 टेबलस्पून, और उसको मिक्स करके चिकन को जब हमने स्टिक में फिक्स कर लिया तो उसमें डिप करके हम उसको फ्राई कर रहे हैं। शेफ, कुछ लोगों को चिकन इतनी पसंद नहीं होती और वो हमेशा मीट का इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं, तो अगर कोई मटन या बीफ का इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर यही है। चिकन का भी और बीफ का भी और फिश का भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। बट ये है कि चिकन ज़रा जल्दी गल जाती है, तो ये इसमें आपको इतना पकाना नहीं पड़ेगा। बीफ में आपको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। फ्राई होकर निकालते रहेंगे इसको। जी, तो हमारी चिकन कुल्फ़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है और अब हम इसको निकाल रहे हैं। अच्छा शेफ, इसको कितनी देर तक हमने फ्राई करना है? ये 10 मिनट तक। 10 मिनट जी, चलो फ्राई 10 मिनट तक करना है। तेज़ आंच पे भी नहीं कर सकते। बहुत तेज़ आंच पे आपको नहीं करना, क्योंकि चिकन फिर सही से गलेगी नहीं, तो हल्की आंच पे आपको 8 से 10 मिनट तक के लिए आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ये हनी सॉस है, हनी ग्लेस सॉस, इसके ऊपर टॉप डाल सकते हैं। देखिए, और ऊपर से टमाटो केचप भी डाल सकते हैं अगर से बच्चे लोग खाएं। ये देखिए जी, जैसे बाहर खोए वाली कुल्फ़ी होती है उस पर रूह अफ़ज़ा डाला जाता है, बिल्कुल उसी की तरह टेक्सचर है ये।
जी, तो ये मज़ेदार सी चिकन हनी कुल्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बड़ा आसान खूबसूरत सा रेसिपी के टेक्सचर है साथ। इसका और आसान सी रेसिपी है, बड़ी जल्दी से ये तैयार हो गई है। अब हम रफ़ान फ्रूट कॉकटेल जेली बना रहे हैं। अच्छा शेफ़, अब नेक्स्ट हम ड्रिंक बनाने वाले हैं। जी जी, ड्रिंक पे मुझे बता दीजिए उसका नाम क्या है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, फिर हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है जी। बनाने क्या जा रहे हैं शेफ़ हम? बहुत सारे फ्रूट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो लगता है कोई कॉकटेल बनने जा रहा है फ्रूट कॉकटेल बना रहे हैं हम विद रफ़ान जेली के साथ। सही, तो जनाब हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कॉकटेल रफ़ान जेली के साथ। इंग्रेडिएंट्स हमारे पास सारे मौजूद हैं, स्टार्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर हम ये फ्रूट कॉकटेल बनाते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। शेफ़ कादिर हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम अवारी होटल, और इससे पहले जो ये रेसिपी लेकर आए थे और हमारे साथ इन्होंने शेयर की, बड़ी डिफरेंट रेसिपी थी। चिकन की हमने कुल्फ़ी बनाई है जो कि तैयार हो चुकी है। ब्रेक से पहले हमने उसका पूरा जो रेसिपी है वो आप लोग को दिखाई। और नेक्स्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी ड्रिंक है, रफ़ान फ्रूट कॉकटेल हम बनाने जा रहे हैं। तो उससे जी शेफ़, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे? इसमें वाटर मिलन है, स्वीट मिलन है जी, ड्राई नट्स हैं, शुगर है, रेज़न है और बनाना है। सही, तो हमने ये सारे मौसम के जो फल हैं वो ले लिए हैं, और उसके साथ जो हमने ऐड किया है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो बड़े मज़ेदार भी है और सारे बच्चे बड़े शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो रफ़ान की हम जेली इसमें ले रहे हैं, और इसका फ्लेवर जो हमने ऐड किया है वो दोनों ले रहे हैं। हम बनाना भी लिया है और हमने स्ट्रॉबेरी भी लिया है। जी, ऐसे ही शेफ़? जी, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। और शेफ़ कादिर, रफ़ान की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल है कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसमें बचपन में अपनी जेली और ये जो इसका कस्टर्ड है वो ना खाया हो, क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से, एक तो बड़े इसके कलर्स बड़े अट्रैक्टेड होते हैं, तो बड़े बच्चे इससे अट्रैक्ट होते हैं। जी शेफ़, तो स्टार्ट करता हूँ। वाटरमेलन, स्वीट मिलन, ये स्वीट मिलन डाल रहे हैं। आपने सही कहा कि बच्चे ज़्यादातर जेली खाते हैं रफ़ान की। अब तो रफ़ान की बहुत सारी प्रोडक्ट आ गई हैं। जी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, कस्टर्ड, जेली, पुडिंग और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, बनाना, मैंगो फ्लेवर बड़ा इसका मज़ेदार सा होता है। और रफ़ान एक ऐसा, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का काबिल एतबार ब्रांड है जिसने अपनी क्वालिटी और टेस्ट की वजह से जो अपने कस्टमर्स हैं उनके दिल जीते हैं। और यही वजह है कि ये कई सालों से आज भी उसी तरह चला आ रहा है, और आज भी बच्चे और बड़े दोनों इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। ये हमने वाटर डाला है इसमें थोड़ा सा। जी, तो सारे फ्रूट्स का जो कॉकटेल है वो तैयार हो चुका है, और आप लोगों को एक बार से मैं फिर से रेसिपी भी बता दूं। रफ़ान फ्रूट कॉकटेल के लिए हमने लिया है सबसे पहले रफ़ान फ्रूट जेली। कोई भी जो आपको पसंद हो, स्ट्रॉबेरी है या बनाना, कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हैं। उसके अलावा हमने लिया है वाटरमेलन, स्वीट मेलन और एप्पल लिया है। उसके साथ साथ हमने थोड़े से इसमें पानी का भी इस्तेमाल किया है। सारे फ्रूट्स को हमने ब्लेंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है, और जनाब ये मज़ेदार सा रफ़ान फ्रूट कॉकटेल जो है तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये रफ़ान की जेली भी थोड़ी सी ऊपर से जी गार्निश के तौर पे और डाल दी गई है। मज़ा दोबारा हो जाएगा। और टॉप पे हमने नट्स, ड्राई नट्स डाल दी हैं। सही, थोड़े से हमने नट्स का इस्तेमाल किया है इसकी गार्निशिंग के लिए, बहुत ही मज़ेदार सी। और ये हमारे कॉकटेल तैयार है। इजाज़त चाहते हैं शेफ़ कादिर के साथ
जी जनाब, एक तरफ हमारी मज़ेदार सी चिकन कुल्फ़ी तैयार है और दूसरी तरफ हमारा ये जो रफ़ान फ्रूट कॉकटेल है ये भी तैयार हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ कादिर आपका, आप दोनों रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी और अच्छी सी लेकर आए और हमारी कोशिश होती है कि हमेशा आपको हम ईज़ी और क्विक रेसिपीज़ बताएं ताकि आप अफ्तार के टाइम पर रमज़ान में इसको ट्राई कर सकें। तो आज की रेसिपीज़ को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मज़ीद बात करेंगे अपने टॉपिक के हवाले से, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे औलाद की तरबियत के हवाले से। तरबियत की हम जब बात करते हैं तो तरबियत बुनियादी तौर पर कोई सबक नहीं है जो बच्चों को पढ़ा दिया जाए या रटवा दिया जाए या बच्चे याद कर लें। और बेसिकली ये इसका सबसे आसान तरीका ये है कि वालिदैन का जो तर्ज़ अमल होता है, यानी वालिदैन के जो एक्शंस होते हैं बच्चे उससे ही सीखते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं जो चीज़ वो सीखते हैं, और ज़ाहिर है बच्चों के सबसे करीबी वालिदैन होते हैं। एक तो बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं, दूसरा जो उनके घर का माहौल होता है उससे वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और लर्न करते हैं। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है वालिदैन की कि अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दें, एक ऐसी पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें जहाँ पर एक खुश अखलाक़ी हो, अच्छा अखलाक हो, साथ साथ लिहाज और अदब हो, और सबसे बड़ी बात कि तहज़ीब और तमीज़ हो। तो ये किस तरह मुमकिन है और दीन इस्लाम क्या कहता है, इस हवाले से बात करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब और उनके साथ साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करती हूँ, और आज बहुत ही अहम मौजू है मेरे ख़्याल से, क्योंकि एक माशरा अच्छा तभी बनता है जब वहाँ के बच्चे जो हैं वो अच्छे बड़े होकर अच्छे निकले। तो वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से हमारा दीन क्या कहता है, कुरान मजीद और अहादीस में बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या हुक्म मिलता है? यकीनन ऐसा ही है कि आज के बच्चे कल का हमारा मुस्तकबिल हैं, और जिन खतूत पर उनकी तरबियत की जाएगी उन्हीं खतूत पर उनका मुआशरे में आगे किरदार नज़र आएगा, उसी तरह का अखलाक नज़र आएगा। ये बात आप ऐसे ही समझें कि जो बीज बोया जाता है वही फसल उगती है। ऐसा नहीं है कि बीज किसी और शय का बोया जाए और उगने वाली फसल कोई और हो। तो अगर आप जो चीज़ उगाना चाहते हैं वही आपको बोनी पड़ती है। तो बिला तशबीह और बिला मिसाल जिस तरह का हम आने वाले वक्त में मुआशरा देखना चाहते हैं, या जिस तरह का मुआशरा हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंद किया है कि मुआशरा ऐसा होना चाहिए और मुआशरे का इज्तिमाई किरदार ऐसा होना चाहिए, उसमें सच हो, उसमें दयानत हो, उसमें अमानत हो, उसमें सिला रहमी हो, उसमें एहसास हमदर्दी हो, उसमें नेकी पर मुआवनत हो, उसमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हो। जिस तरह का मुआशरा हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन फरमाई कि ऐसा हो, उसका बीज बोना पड़ता है। और वो बीज हर शख्स ने अपने घर की चार दीवारी के अंदर बोना होता है। वो अपने बच्चों की तरबियत ऐसी कर दे जैसे मुआशरे के अफराद चाहिए, तो फिर सारे मुआशरे के अफराद उसी तरह हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये लाजिम है कि मुसलमान घरानों में पैदा होने वाले बच्चों को सबसे पहले ये जो खुश नसीबी हुई कि वो मुसलमान घरानों में पैदा हो गए, इस खुश नसीबी को फिर अपनी मेहनत से थोड़ा उसमें रंग भरें, उनके ईमान को पुख्ता करें, उनके दीन को पुख्ता करें, और ईमान और दीन को पुख्ता करने के बाद फिर जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो उनकी करैक्टर है, उसकी बिल्डिंग अच्छी रखें, उसकी बेस अच्छी बनाएं। और आका अलैहिस्सलाम ने तो इस ज़िम्मन में बहुत सारी तालीमात इरशाद फरमाई। उनमें से एक आपका फरमान मुबारक ये है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, फरमाया अपनी औलादों को और कम से कम 3 चीज़ें ज़रूर सिखाओ, 3 मैनर्स और 3 खिसाल खसलतें ज़रूर सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, व हुब्बे अहले बैत ही, और उनकी अहले बैत की मोहब्बत उन्हें सिखाओ, व किराअतिल कुरान, और कुरान की करात उन्हें सिखाओ। तो ये 3 चीज़ें तो एक हदीस पाक में मेंशन हो गई, वरना इस्लाम के जितने आदाब और मैनर्स हमें मिलते हैं कुरान और हदीस में, वो सभी बच्चों की फाउंडेशन में ही हम उन्हें अच्छा सिखाएंगे, पढ़ाएंगे,
तो वो बड़े होकर एक अच्छे मुफीद कारकुन बनेंगे। बेशक बेशक, बिल्कुल सही फरमाया। मज़ीद बात करेंगे लेकिन यहाँ पर हमें लेना पड़ रहा है एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं आज औलाद की तरबियत के हवाले से कि वालिदैन की क्या हुकूक हैं और कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि एक औलाद को अच्छी तालीम व तरबियत वालिदैन का देना ज़िम्मेदारी भी है और उनका फ़र्ज़ भी है। तो इस हवाले से बात कर रहे हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अक्सर हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि बच्चों को 7 साल की उम्र तक ऐसा ट्रीट करो कि आप बिल्कुल माँ बाप उनके ग़ुलाम बन जाएँ, यानी इतना प्यार से उनको ट्रीट करें, और 14 साल की उम्र तक आप यानी उनको अपना ग़ुलाम बना लें और उसके बाद उनको अपना वज़ीर बना लें, यानी उनको हर डिसीजन में इन्वॉल्व करें, उनसे मशवरे लें, उनके फ़ैसले जो फ़ैसले कर रहे होते हैं माँ बाप उनमें उनको इन्वॉल्व करें। लेकिन हमारे यहाँ कुछ उल्टा देखा जाता है कि बचपन में बच्चों को इतना मारा पीटा जाता है, चाहे वो अम्मा मार रही हैं या अब्बा, पहले तो उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो ख़राब हो जाता है। फिर बड़े होकर जब उनको मतलब उनकी ज़िद 14 साल में जैसे मैंने बात की, तो उस वक्त उनकी ज़िदें वो पूरी कर रहे होते हैं। तो ये उल्टा क्यों है? किस एज में, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बच्चों की शख्सियत बनती है या कैरेक्टर बिल्डिंग या पर्सनालिटी बिल्डिंग किस एज में बनती है और किस एज तक माँ बाप को प्यार शफ़क़त दिखानी चाहिए और किस एज में थोड़ा बहुत डांटना, या मारने को तो नहीं मैं बात कर रही, लेकिन अक्सर माँ बाप मारते भी हैं, तो इस हवाले से बताइए। अस्सलाम वालेकुम, और आपको और आपकी पूरी टीम को और तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज हमने 23 रमज़ान का रोज़ा अफ्तार कर लिया है। शुक्र परवरदिगार आलम का। और आपका सवाल बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब है, इसलिए कि तरबियत औलाद पर बात हो रही है। आजकल तालीम तो हमें बहुत नज़र आती है लेकिन तरबियत नहीं नज़र आती। तालीम के नाम पर बड़ी बड़ी डिग्रियाँ नज़र आती हैं लेकिन तरबियत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा, आपने पूछा कि किस उम्र से तरबियत का सिलसिले का आगाज़ हो जाता है। हाँ। तो मेरा ये ख़्याल है कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही उसकी तरबियत का आगाज़ हो जाता है जी, इसलिए कि हमारे पास इस्लामी हिकायात और रिवायात में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो कि नहायत तवज्जो तलब हैं। तो एक आलिम दीन थे, उनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई और वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा परवान चढ़ा, लेकिन एक मरतबा उससे कुछ गलती सरजद हुई। तो आलिम दीन ने अपनी ज़ौजा से पूछा, कहा कि मैंने तो इसको रिज़्क़ हलाल पर पाला है और इसको पूरी तवज्जो के साथ पाला है, लेकिन तुमसे तो कोई ऐसी गलती नहीं हुई। तो उसने कहा कि हाँ, एक दफ़ा ख़ातून ने कहा कि मैं जा रही थी और ये मेरे पेट में था और मेरा अनार खाने का एक रेड़ी के ऊपर बहुत सारे अनार जा रहे थे, तो मेरा अनार खाने का दिल चाहा, तो मैंने एक सुई से अनार के अंदर सुराख करके जो उसमें से सुई के ऊपर रस निकला था उस रस को चाट लिया था। तो यानी इतनी मामूली सी बातें भी अगर होती हैं तो वो भी इंसान की शख्सियत पर असर अंदाज होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास रोल मॉडल के तौर पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक घराना है, और अगर उस पाक घराने के हम अंदाज़ को मद्देनज़र रखें तो हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि वहाँ किस तरीक़े से बच्चों की परवरिश की जाती थी, किस तरीक़े से तरबियत की जाती थी। हमारे यहाँ बच्चों को डांटा फिटकारा जाता है जिस वक्त उनको प्यार मोहब्बत करने की उम्र होती है, लेकिन शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि ए मेरे मेवे दिल, ए मेरे नूरे नज़र, ए मेरे आँखों की ठंडक। यानी शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का अपने बच्चों को मुखातिब करने का अंदाज़ कितना प्यारा है। अगर उस अंदाज़ को आप मद्देनज़र रखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि आजकल की माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे पुकारें, सबक सीखे। कोई ये फ़ातिमा के दिल के टुकड़ों से कहाँ पर सुलह होती है, कहाँ पर जंग होती है। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा ने अपने बच्चों को ऐसे परवान चढ़ाया कि चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। यकीनन फ़ातिमा ज़हरा का घराना ऐसा घराना है कि वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बच्चों के का अंदाज़ क्या होना चाहिए, उनकी तरबियत कैसी होनी चाहिए, उनका तरीक़ा कैसा होना चाहिए, उनको ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ कैसे सिखाना चाहिए। और जब हमें वहाँ से पता चलता है तब उसके बाद हम उसको अपने घरों में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और
मुफ्ती साहब, जैसे कि सरवर साहिबा ने भी कहा कि वालिदैन का जो तर्ज़ ज़िंदगी है, जो उनका अमल है, वो ही बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे उससे सीखते हैं, क्योंकि एक माँ ज़ाहिर है बच्चे के लिए सबसे पहले गोद माँ बाप की होती है और वही उनके लिए आइडियल होते हैं। और वालिदैन अक्सर हम देखते हैं कि वालिदैन, कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चे को अच्छी तरबियत ना देना चाहे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो जो कर रहे होते हैं वो उसको अडॉप्ट करते हैं। वालिदैन ये कहते हैं भाई आप झूठ ना बोलें, बच्चों को तालीम दे रहे होते हैं और वो खुद झूठ बोल रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपस में उनकी जो माँ बाप की जो गुफ्तगू है, अगर वो गुस्से से बात कर रहे हैं या चिढ़ कर बात कर रहे हैं और बच्चों को ये तलकीन कर रहे हैं कि आप जो है आराम से या शाइस्तगी से बात करें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि बच्चे जो है वो फिर वो चीज़ अडॉप्ट करें, वो तो देख कर अडॉप्ट करते हैं। तो माँ बाप का जो एक्शंस हैं वो कितने मैटर करते हैं? बहुत मैटर करते हैं। देखिए, जिस उम्र में हम ये समझ रहे होते हैं ये बच्चों को कि ये ना समझ हैं जी, उस वक्त बेशक उनकी अक्ल इतनी परवान नहीं चढ़ी होती, अक्ल की ग्रूमिंग नहीं हुई होती, या वो ज़ुबान से कुछ बोल नहीं पाते, उस वक्त उनके पास, और वो कानों से सुनने वाले अल्फाज का माना और मतलब भी नहीं समझ पाते, लेकिन उस वक्त जो उनकी एक चीज़ है ना, ये है आँख, वो देख रही होती है। और आज आप मेडिकल साइंस से पूछें और इल्म नफ्सियात से पूछें तो वो जो बच्चे की जिस उम्र में हम उसे समझते हैं कि ये ना समझ है, इसे कोई पता नहीं, उस वक्त वो कानों से सुन के कुछ नहीं समझ सकता, ज़ुबान से कुछ नहीं बोल सकता, पढ़ कुछ नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक सोर्स होता है, मुशाहदा, आँख से देखना। और उस वक्त जो वो अपने घर के माहौल को देखता है, उसकी तस्वीर बनती है उसके दिमाग में और वो नक्श हो जाती है, और उसके फिर असरात होते हैं उसके फ्यूचर लाइफ के अंदर भी। तो लिहाजा बच्चों की जो तरबियत है वो एक तो बिल्कुल अव्वल दिन से शुरू हो जाती है। ये नहीं है कि बच्चा बालिग हुआ तो बाद में देखेंगे, या समझदार होगा तो बाद में इसे समझाएंगे। तो बच्चे को क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना, ये बहुत अहम है और मैटर करता है। वो सबसे पहले आँख से देखता है, फिर कान से सुनकर अमल करना शुरू करता है। कान तो बहुत बाद में जाकर बालिग होते हैं, आँख पहले दिन से देख रही होती है। लिहाजा हमें दोनों एंगल से देखना है। और फिर एक ख़ास बात ये कि हमारा अलमिया ये है कि हम में से हर कोई अपनी औलाद को अच्छा देखना चाहता है, उसके अच्छे किरदार, अच्छे अखलाक की तमन्ना रखता है, लेकिन हम उन्हें कोई रोल मॉडल नहीं दे रहे होते जी। यानी हर कोई चाहता है कि हमें नेक न बनना पड़े और हमारी औलाद नेक हो जाए। हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी औलादों को हम नेक बनाना चाहते हैं, तो हमें नेक बनना भी है और नेक दिखना भी है, और उनके सामने नेकी का मुजाहरा भी करना है। और इसी तरह घर के अंदर अगर शरई अहकाम की पासदारी नहीं होगी तो बड़े होकर उनके जहनों में कैसे शरीयत की अहमियत होगी। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगर मियाँ बीवी का आपस में एटीट्यूड एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है और वो तलख कलामी से बात करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते, और उनके लफ्ज़ों का इंतखाब अच्छा नहीं होता, और सख्त कलामी से काम लेते हैं, और एक दूसरे की केयर नहीं करते और एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर बच्चे बड़े होकर वो कैसे उनसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो अगर बेटा है तो वो अच्छा शौहर बनेगा, या बेटी है तो वो फिर कल कला अच्छी बीवी भी साबित होगी। तो जो कुछ उनकी आँखों ने देखा होता है उसका बहुत अमल दखल होता है। तो हमें चाहिए कि हम मुआशरे को मुफीद जवान देना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम घर के माहौल को उस जैसा बनाएं, उस पिक्चर में ढाल लें अपने आप को, तो इंशाअल्लाह फिर उसी तरह का समर हमारे मुआशरे को नसीब होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही टॉपिक है आज हमारा कि वालिदैन की कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है बच्चों को अच्छा माहौल देना, अच्छी तरबियत देना। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एक माँ बाप का एक रवैया ये है कि हम जो दुनियावी तालीम है उस पर बहुत फोकस होता है माँ बाप का, लेकिन दीनी तालीम पे थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं। शायद यही वजह है कि फिर उनका जो कैरेक्टर है वो अच्छा बिल्ड नहीं हो पाता। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं। बच्चों की तरबियत के हवाले से गुफ्तगू जारी है, और मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब और उनके साथ साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी, और बच्चों की तरबियत के हवाले से अगर बात करें तो माँ बाप का एक रवैया ये भी हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है आजकल
कि माँ बाप शुरू से ही, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ कि उसके स्कूल में कौन से स्कूल में वो जाएगा, 3 साल की उम्र में उसका एडमिशन करा देते हैं और अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा, अब तो ये भी है ना, ब्रांड हो गए हैं स्कूल में भी, इंग्लिश मीडियम, अच्छा स्कूल उसके लिए सेलेक्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके लिए अच्छे कोर्सेज, फिर डिग्रीज़, फिर उसका जो करियर है उस पर बहुत फोकस होता है वालिदैन का, और होना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो हमारे यहाँ वालिदैन मिस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दीनी तालीम है, उस तरह से बच्चों को नहीं दी जाती। क्योंकि आप देखें आजकल के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो या तो उनका अच्छा अखलाक नहीं है, या जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से हसद करते हैं, फिर झूठ बोलना बहुत कॉमन है। तो आपको लगता है कि दीनी तालीम कहीं ना कहीं इसका जो है ये कहीं गफलत हो रही है माँ बाप से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमने तालीम को दो मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया है, एक दीनी तालीम और एक दुनियावी तालीम। दीन दुनिया से जुदा नहीं और दुनिया दीन से जुदा नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि हमको उसमें तकसीम नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपकी बात 1000 दर्जे बिल्कुल सही है कि वाकई दीनी तालीम के साथ नाइंसाफ़ी होती है। मैं एक मदरसे में पढ़ाया करती थी कुछ अर्से पहले, तो वहाँ पर तालीम बिल्कुल मुफ्त थी, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे यानी 100 रुपये मुश्किल से रखे हुए थे कि बच्चे रेगुलर रहें, वरना तो उनको बच्चों को मदरसे से किताबें भी दी जाती थी, कॉपीज़ भी, सब कुछ उनको मदरसे से ही दिया जाता था। आप यकीन करें कि मैं हैरान होती थी उस वक्त कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों की इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इतनी फ़ीस दे दिया करते थे, वो 100 रुपये बच्चे नहीं लाया करते थे कि जी हमें घर से मिले ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो है कि हमने दीनी तालीम को बिल्कुल एंड पे रखा हुआ है और दुनियावी तालीम को बिल्कुल ऊंचाई पे रखा हुआ है, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी बात ये कि दीन और दुनिया को हमें एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। जब तक हमारे मदारिस में तमाम तर वो उलूम नहीं पढ़ाए जाएंगे तो दीनी तालीम भी अधूरी रह जाएगी। और एक पीरियड इस्लामियात का ले लेने से स्कूलों में, या ये कि एक पतली सी किताब इस्लामियात की पढ़ा देने से बच्चों की वो तरबियत नहीं हो पाएगी जो कि इस्लाम चाहता है। तो हमें ये चाहिए कि अपने बच्चों की सही तौर से तरबियत करें, दीनी तरबियत भी और दुनियावी तरबियत भी, और यही तरबियत जब होगी तभी बच्चे कामयाब व कामरान होंगे। और मैं तो कहती हूँ कि बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कीजिए, इसलिए कि दुनिया तो गुजर ही जाएगी, लेकिन वही बच्चों को, उन्हीं बच्चों को कुरान पढ़ना है हमारे इसाले सवाब के लिए, उन्हीं बच्चों को हमारे इसाले सवाब के लिए कुछ काम करना है। तो अगर हम उनको अच्छी दीनी तालीम देंगे तभी तो वो हमारे लिए कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया सरवर साहिबा। मुफ्ती साहब, अगर बच्चे आपके बिगड़ रहे हैं, ज़ाहिर है माँ बाप की कोशिश होती है कि अच्छी तरबियत करें, लेकिन जिस तरह का आजकल माहौल है, हर किसी के पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया साइट्स हैं, तो आजकल बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसे में बच्चों पर सख्ती करना जायज़ है, और अगर उनको मारें तो किस एज में, और दीन क्या कहता है, क्या मारने का हुक्म है हमारे दीन में बच्चों को? देखिए, दीन में वो मारना जो तशद्दुद के दर्जे पर चला जाता है, इसकी तो हरगिज़ इजाज़त नहीं है जी। लेकिन ऐसे हल्का फुल्का बच्चों को बाज़-औक़ात डांट टपट के साथ हल्का फुल्का माँ बाप के लिए मारना ये गुनाह नहीं है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल किस मौका महल पर करें और किस मौका महल पर ना करें, ये बहुत अहम होता है जी। क्योंकि जो बड़े होते हैं घरों के अंदर, ख़ुद उनकी अपनी तरबियत नहीं हुई होती, उनके अपने मैनर्स नहीं होते, उनके अपने करैक्टर बिल्डिंग नहीं हुई होती, लिहाजा कहाँ गुस्से का इजहार करना है, कहाँ गुस्से का इजहार नहीं करना, कहाँ मोहब्बत का इजहार करना है और कहाँ मोहब्बत का इजहार आपने नर्म रखना है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि ये आपको देखना ज़रूरी है कि कहाँ पर गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना जी। हाँ। यानी जब बड़ों को इसका डिफ्रेंशिएट करना नहीं आएगा तो फिर वो बच्चों के ऊपर भी उसका इम्पेक्ट अच्छा नहीं जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले तो ये है कि खुद वो इसको सीखें और समझें कि हमने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। फिर ये कि कुरान मजीद ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया अपने आप को भी अजाब से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी अजाब से बचाओ। लिहाजा हम वहाँ जाकर बच्चों के साथ या अहलो अयाल के साथ सख्ती करेंगे जहाँ देखेंगे कि ये अल्लाह के हुक्म की सरी और वाज़े नाफरमानी हो रही है, जहाँ देखेंगे कि वाकई गुनाह कबीरा का इर्तिकाब हो रहा है। बाकी जो इससे छोटे दर्जे की चीज़ें होती हैं उसको तो हमने मैनेज करना होता है, उसको तो हमने सिखाना होता है। उसको तो कुरान मजीद बार बार कहता है कि हसीन अंदाज में नसीहत करो
उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और अपनी नसीहत को, एडवाइस को दी बेस्ट बना के पेश करो और इस अंदाज में उसका इम्पेक्ट हासिल करो कि उसका असर हासिल करो। तो ये जो करैक्टर बिल्डिंग है बच्चों की, ये बहुत अहम होती है। तो सबसे पहले तो बड़े बसा औकात वो समझ नहीं पा रहे होते, इसलिए गलत तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं। बाकी ये है कि बच्चों के साथ प्यार भी करना है और उनके साथ सख्ती भी करनी है। और ये सोशल मीडिया आ गया, इसमें सबसे एक बड़ा जो मर्ज लाहिक हो गया है, आप रफ्ता रफ्ता होता जा रहा है, वो है प्राइवेसी का। मैं कहता हूं कि बच्चों को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनको प्राइवेसी देने की बजाय उनको अपनी कंपनी दें, उनको अपनी सोबत दें। वो आपके पास बैठ के हेजिटेट ना करें, आप उनको दोस्ताना माहौल में लेकर आए। एक ज़माना होता था जब बच्चों के साथ इस तरह के रवैये चल जाते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ हम देखते हैं जहाँ सोशल चेंजेस आ रही हैं ना, तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल चेंजेस आ रही हैं। जो बच्चा पैदा होता है, अब साल का बच्चा जो हमारे से सवाल करता है, पहले 10 साल का बच्चा भी हमसे वो बातें नहीं पूछता था। तो ये जो इंटेलेक्चुअल चेंजेस आ रही हैं, माइंडसेट में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके एतबार से अब अगर आप बच्चों को गलत मौके पर डांट टपट करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। और अगर हम उन्हें अच्छा और नेक बनाना चाहते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल और टैब तो पकड़ा दिया है, इंटरनेट का कनेक्शन भी दे दिया है, लेकिन उनको अब आपको कंपनी देनी पड़ेगी कि क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, उनका इंटरेस्ट क्या है और क्या नहीं है और क्या होना चाहिए। तो लिहाजा बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, इससे पहले कि बुरे लोग उन्हें अपना दोस्त बनाएं। बिल्कुल सही, उन्हें बहुत अपनी अच्छी बात आपने मुफ्ती साहब कही है कि माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से बातचीत करें, देखें कि उनके दिल में क्या है, वो क्या सोचते हैं। और सरवर साहिबा, एक और बात कि मौला अली का कौल है कि बच्चों की तरबियत यानी अपने बच्चों को अपने दौर के नहीं बल्कि उनके दौर के हिसाब से पालो, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरेशन गैप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं और इंटेलेक्चुअली भी, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा, वो सवाल करते हैं जो पहले के बच्चे नहीं करते थे। तो माँ बाप को अक्सर होता है ना, बच्चे सवाल करते हैं तो माँ बाप कहते हैं भाई हम तो अपने माँ बाप से ऐसे सवाल नहीं करते थे, तो बुरा मान जाते हैं। तो मेरे ख्याल है कि एक पेरेंटिंग भी एक स्किल है और इसको भी सीखने की ज़रूरत है। देखिए, इसको सीखने की भी ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि ना, हमारे यहाँ उमूमन ये होता है कि वो बच्चा जो कि छोटा सा होता है तो उसको वालिदैन बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत से बोसा भी देते हैं, सब कुछ। लेकिन जब वो बच्चा क्रॉलिंग करने लगता है, थोड़ा सा चलने लगता है, थोड़ा सा बोलने लगता है, थोड़ा सा बात करने लगता है, कुछ सवालात पूछने लगता है, अब वो उन्हीं वालिदैन से जब वो सवालात पूछता है तो वो वालिदैन जो कि उसी की खातिर सारी मेहनत कर रहे हैं, उसी की खातिर सारी तकोदो बर्दाश्त कर रहे हैं, माँ किचन में उसी बच्चे की खातिर खड़ी खाना पका रही है, लेकिन वो उस बच्चे को घुड़क देते हैं, उसको झिड़क देते हैं। अब घुड़कने या झिड़कने का नतीजा ये निकलता है कि बच्चा उस वक्त तो रुक गया, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बगावत, फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई कि जिसकी बिना पर अब वो कहीं ना कहीं और बाद में निकलेगी। तो हमको सबसे पहले ये चाहिए कि उस बच्चे के जो फितरी तकाज़े हैं उनको समझने की कोशिश करें, और जब उनको समझने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके बाद हम अपने बच्चों को वैसे तरबियत दे सकते हैं, वैसे पाल सकते हैं जैसे कि अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मुफ्ती साहब, जो आपने और जैसे सरवर साहिबा ने बात की टाइम की, कि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर माँ बाप का ये मिसकंसेप्शन है कि उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल कर दो या महंगे से महंगे उनको खिलौने दे दो, एक अच्छा लाइफस्टाइल देना, ये तो अच्छी तरबियत नहीं है ना। मेरे ख्याल से तरबियत तो ये है कि आप उनको अपना टाइम दें, अपनी वक्त दें और अच्छी बातें उनको सिखाएं। तो ये भी मैं चाहूँगी कि इस पे भी आप सबसे अहम यही है, चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम नहीं है। अहम ये है कि आपका अपने बच्चों के साथ रवैया कैसा है और उनकी जो आप माइंड मेकिंग कर रहे हैं, उनकी जो ग्रूमिंग कर रहे हैं, उस पे आपका फोकस कितना है, आपकी मेहनत कितना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माँ का किरदार भी बहुत अहम है और बाप का किरदार भी है, और घर के अंदर बाज़ों का जॉइंट फैमिली है तो दूसरे लोगों का भी किरदार होता है, जो घर के बड़े होते हैं उनका भी किरदार होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि बच्चों को एहसास अपनायत होना चाहिए, और वो अगर किसी मौके पर फ़र्ज़ करें कि बच्चा अब किसी मौके के ऊपर बिगड़ गया है, अब बिगड़े हुए बच्चे को आप ज़िद से या गुस्से से बाज़ों का ठीक नहीं कर सकते। अब उसको कैसे ठीक करना है, आपको अपने आप को मोल्ड करना होगा। और अगर बच्चा भी ज़िद कर रहा है, आप भी ज़िद कर रहे हैं,
तो फिर या दोनों बच्चे हुए, जब दोनों जिद के दर्जे पर खड़े हैं तो मसले का हल कहाँ से होगा? मसले का हल बड़े ने निकालना है, बच्चे ने नहीं निकालना है। लिहाजा ये बहुत नाजुक ये मामला हो जाता है कि बच्चों की तरबियत के लिए हमने क्या करना है। और बच्चों की फरमाइशें बेशक माने, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर हम उन्हें कुछ समझाएं तो बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं, बच्चे समझ जाते हैं, बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर उन्हें किसी बड़ी महंगी चीज़ की फरमाइश कर दी, अगर आप उनको कुछ समझाएं और उसका कोई और सब्स्टिट्यूट उनको दे दें तो ज़रूर वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उनकी दिलचस्पी बदल जाएगी उधर। अब ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कितना मोल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों को टैकल करने की जो टेक्निक्स हैं वो भी आजकल हमारे एजुकेशन का निसाब का हिस्सा होनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स को वो मालूम हो और बच्चों की तरबियत उस अंदाज। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुफ्ती साहब, जैसे पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में ये चीज़ बाकायदा सिखाई जाती है और जो न्यूली मतलब पेरेंट बने होते हैं वो ये चीज़ें सीखते हैं। और सीखने का तो अमल ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। बात हो रही है बच्चों की तरबियत के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से, और उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, हमने कई पहलू पर बात की, एक और अहम पहलू जिस पर मैं बात करना चाहूँगी और वो ये है कि बच्चों की तरबियत में जब हम देखते हैं तो कई ऐसे घराने हैं, आज भी बदकिस्मती है हमारी ये कि उनके यहाँ बेटों को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाती है और उस तरह बेटियों को ट्रीट नहीं किया जाता। और ज़ाहिर है जब वो देखती हैं ये डिस्क्रिमिनेशन, तो आगे चल के वो माँ जब बनेगी तो वो किस तरह अपना एक रह जाता है ना, एहसास कमतरी रह जाती है। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस पर बात करनी भी ज़रूरी है। क्या कहेंगे, दीन क्या कहता है? इस तरह की जो सोच है वो बिल्कुल इस्लाम से उसका कोई मैच नहीं है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक मैं आपके तवस्सुत से अपने नाज़रीन को ये अर्ज़ करना चाहूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वैसे तो बेटी और बेटे यानी औलाद को किसी एक दूसरे पर कोई तरजीह नहीं है, और फरमाया अगर मैं औलाद में से किसी को एक को दूसरे पर तरजीह देता तो मैं एक बेटी को तरजीह देता बेटे पर। ये आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। इसका मतलब है कि औलाद में तरजीह नहीं है, और अगर तरजीह दी जाती तो फिर आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक एक बेटी को तरजीह दी जाती बेटे पर। अब चूँकि हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर मटीरियलिज़म का फैक्टर ज़्यादा आ जाता है जी। बेटे को हम समझते हैं कि ये बड़ा होगा, कमाएगा और इसकी आमदनी हमारे पास आएगी, और बेटी का हम समझते हैं कि इसकी तो शादी कर देंगे, ये तो इसने तो चले ही जाना इसने है। चले जाना है। अब वो जो एक माइंड सेट है उसने ये डिवीजन हमारी सोच के अंदर पैदा कर दी। और मुफ्ती साहब, आपकी एक बात, सॉरी मैं ज़रा काट रही हूँ, कि बेटियाँ जो होती हैं ना वो ज़्यादा ख्याल रखती हैं माँ बाप का। जी, ये भी देखा गया है, बिल्कुल ये मुशाहदे की बात है। अच्छा, तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में ये होता है कि फिर बेटे की तालीम पर, उसकी तरबियत पर, उसको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए वो सारे वसाइल भी लगाएंगे, कोशिश भी करेंगे, जिद्दोजहद भी करेंगे, और बेटी को बस चंद चीज़ें घर की सिखा के तो उसकी तालीम पर भी तवज्जो नहीं दी जाएगी, और उसको वो नहीं दी जाती तरजीह। अगरचे हर घर में ऐसा नहीं होता। हाँ। बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ बेटियों को पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत और एहतराम दिया जाता है। हाँ। बहुत सारे घराने मौजूद हैं ऐसे। तो मगर ये कि जहाँ कहीं होता है तो हम इसको डिस्करेज करेंगे, ये इस्लाम के मुताबिक मैच नहीं करता। हाँ। अच्छा, होना ये चाहिए कि जो बेटियाँ हैं, बेटियाँ अल्लाह ने उनका दिल बहुत नरम बनाया है, तो ऐन मुमकिन है बेटे अगर उनकी अच्छी तरबियत नहीं की तो वो कल कला माँ बाप को ना पूछें, लेकिन बेटियाँ पूछती हैं, और कई बेटे अच्छे होते हैं और बेटियां अच्छी नहीं होती। तो लिहाजा ये तो डिपेंड करता है हर एक की अलग अलग माहौल पे या तरबियत पे। अब हमारी जो वालिदैन के तौर पर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, वो ज़िम्मेदारी ये है कि हम बेटा और बेटी दोनों को बराबर मौक़े दें, तालीम के भी, तरबियत के भी, फ्यूचर के भी, ग्रूमिंग के भी, हत्ता कि दोनों की चॉइस हमारे नज़दीक मैटर करनी चाहिए। ये नहीं है कि बेटे की ख्वाहिश तो फौरी पूरी करें और बेटी ने कोई ख्वाहिश की तो उसे दबा दें।
तो दोनों को हम आगे बढ़ने के बराबर मौके दें और फिर उनकी दीनी तरबियत अच्छी करें। जो औलादें बड़ी होकर माँ बाप के लिए बायस आज़ार बन जाती हैं, अगर आप उसके पीछे मुख्तलिफ़ असबाब का खोज लगाएं तो एक सबब आपको ये ज़रूर मिलेगा कि हमने उस वक्त बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का दर नहीं दिखाया। और अगर हमने उन्हें कुरान और हदीस और अल्लाह और उसके रसूल का दर दिखाया होता और अल्लाह और उसके रसूल का वफ़ादार और उनका खौफ उनके दिलों में पैदा किया होता तो फिर उनकी तालीमात उनके ऊपर असर करती। और आज उन्हीं दीन की तालीमात ने इस औलाद को माँ बाप का अदब सिखाना था। उन्हीं दीन की तालीमात ने आज इस औलाद को अपने वालिदैन की फर्माबरदारी सिखानी थी। बिल्कुल। अब अगर कोई शिकवा करे, बेटे ने फ़ैसला कर लिया अपनी ज़िंदगी का, माँ बाप को पूछा नहीं, बेटी ने फ़ैसला कर लिया, माँ बाप को पूछा नहीं। ये जो आज माँ बाप को दुख हो रहा है, ये काश वो उस वक्त समझे होते कि बेटी और बेटे को अल्लाह और उसके रसूल का दर दिखाया होता, हाँ। तो वो आज अपने वालिदैन की कदर को जानते होते, उनकी फरमान बरदारी की अहमियत को जानते होते और वो कभी भी माँ बाप की नाफरमानी ना करते और उनको दुख न पहुँचाते और यूँ ख़ानदान की बदनामी का बायस भी ना बनते। तो लिहाजा वक्त के ऊपर जो इक़दामात होते हैं वो मुफीद होते हैं और वक्त गुज़र जाए फिर आपको कई गुना बढ़ के भी आप उस पर कोशिश कर लें, नतीजा बरामद नहीं होता। तो औलादों की अच्छी तरबियत कीजिए ताकि आपको औलादों से आंखों की ठंडक नसीब हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आपका और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आपका भी बहुत ही मुफीद मालूमात जो है नाज़रीन को फ़रहाम की और रोज़ाना ही बड़ी अच्छी आप लोग बातें करते हैं और आज का मौजू भी बहुत अच्छा था। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों की तरबियत अच्छी करें और इस तरह से करें कि क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो आपका अमल देखकर ही सीखते हैं। आप चाहे उन्हें ज़बानी कितनी ही अच्छी बातें बता लें, वो नहीं सीखेंगे। वो सीखेंगे वही जो आप करते हैं, आप बोलते हैं, आप जिस तरह बात करते हैं, आपके घर का जैसा माहौल है। तो बच्चों को हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।